सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट चीज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ कॉल्ड द पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। अगले कुछ लेक्चर्स और कुछ वीडियोस जो अगले कुछ दिनों में हम पढ़ेंगे, दे आर ऑल गोइंग टू बी ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। इस अप्रोच को हम काफ़ी डेप्थ में पढ़ेंगे, हर एक एस्पेक्ट इसका समझेंगे। आपको ये अप्रोच बहुत डेप्थ में और बहुत हाई एडवांस लेवल पर क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आप सारे क्वेश्चंस इसके आंसर कर पाओगे। तो समझते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच क्या है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच जो है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक ऐसी अप्रोच है जो कुछ पॉइंट्स को बहुत स्पष्ट तरीके से क्लैरिफाई करती है। तो लेट अस लुक एट द पॉइंट्स। पहली बात तो वो बेसिकली बोलती क्या है? वो ये कहती है कि भाई मनी और पावर का क्या रोल है पॉलिटिक्स में। सिंपल लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि मनी का और पावर का क्या रोल है पॉलिटिक्स में, उसको स्टडी करने की ये अप्रोच पहली बात तो बनी है। अब वो ये कहती है कि उसका फोकस है कि मनी और पावर के बीच में इंटरैक्शन कैसे होता है। तो ये जो मनी और पावर का इंटरैक्शन है जिससे कि वो पॉलिटिक्स को बेसिकली अफेक्ट करता है, इस चीज को पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच पहली बात तो देखती। अब वो ये कहती है कि भाई एक सोसाइटी में एक पॉलिटिकल सिस्टम है, और ये सोसाइटी के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है इसमें बिग डिसीजंस जो होते हैं सोसाइटी के, पॉलिटिक्स के, पॉलिसी मेकिंग जो होती है, वो आफ्टर ऑल करता कौन है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच क्या करती है? वो ये कहती है कि भाई एक सोसाइटी में जहां पर पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम में खास करके जो बिग डिसीजंस है पॉलिटिक्स को लेके, सोसाइटी को लेके, जो पॉलिसीज है, पब्लिक पॉलिसीज जिनको हम कहते हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम डिजाइन करता है सोसाइटी के लिए, आफ्टर ऑल उनके पीछे के फोर्सेस कौन है, हु इंस्पायर्स देम टू एक्ट। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच कहती है कि क्या पॉलिटिकल लीडर्स ये डिसीजंस लेते हैं या ये डिसीजंस जो हैं बिग बिजनेसेस लेते हैं। ऐसा क्यों बोलती है ये अप्रोच कि बिग बिजनेसेस लेते हैं या पॉलिटिकल लीडर्स? कॉमन सेंस तो पॉलिटिकल साइंस में यही कहती है कि सारे डिसीजंस जो हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स ही लेते हैं। पर पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच कहती है कि ऐसा नहीं है। वो कहती है क्योंकि एक सोसाइटी में जहां पर पॉलिटिकल सिस्टम है, वहां पर ये जो स्टेट इंस्ट्रूमेंट होता है ये न्यूट्रल नहीं है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच कहती है कि जो स्टेट है वो न्यूट्रल नहीं है। स्टेट न्यूट्रल नहीं है का क्या मतलब है? स्टेट न्यूट्रल नहीं है का मतलब ये है कि जो स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट है जिसको पॉलिसीज बनानी है, वो न्यूट्रल तरीके से काम नहीं करता। वो न्यूट्रल तरीके से काम इसलिए नहीं करता क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच कहती है कि जो स्टेट है वो फेवर करता है रिच पीपल को, वो फेवर करता है बिग बिजनेसेस को, और वो फोकस करता है और फेवर करता है एलीट पीपल को। तो जो भी पॉलिसीज स्टेट बनाता है वो बिग बिजनेसेस को, रिच पीपल को, एलीट पीपल को ही बेनिफिट देने के लिए बनती हैं और उनके इंटरेस्ट्स को फुलफिल करने के लिए बनती हैं। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच जो है वो सिर्फ मनी और पावर के रिलेशन, इंटरैक्शन, उसका इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स नहीं पड़ती, बल्कि वो इस डीपर एस्पेक्ट तक जाके देखती है कि आफ्टर ऑल पॉलिसीज बना कौन रहा है। वो इस एस्पेक्ट पे भी जाके देखती है कि जो पॉलिसीज बन रही हैं स्टेट के थ्रू, वो न्यूट्रल इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं बन रही हैं। वो ये भी कहती है कि ये जो पॉलिसीज बन रही हैं ये बन रही हैं बिग बिजनेसेस, एलीट्स, रिच पीपल को ही फेवर करने के लिए। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच का सबसे बड़ा बेसिक प्रीमाइस ही ये है
कि वो स्टेट को न्यूट्रल ही नहीं मानती, कि स्टेट इज नॉट न्यूट्रल। और जब स्टेट न्यूट्रल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये नोशन को दिमाग में रखते हुए जब भी वो एनालाइज करेगी किसी पॉलिसी को, तो उस पॉलिसी में वो कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढेगी जिससे वो रिलेट करके बता पाए कि देखो बिग बिजनेस या रिच या एलिट को ही फोकस और फेवर यहाँ पर किया गया है। अब इस अंडरस्टैंडिंग के बाद ये कहना तो गलत नहीं होगा कि ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है, ये एक क्रिटिकल फ्रेमवर्क है। जिस नजरिए से अभी हमने देखा, ये कहना तो गलत नहीं होगा कि ये एक क्रिटिकल फ्रेमवर्क है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। और अगर ये एक क्रिटिकल फ्रेमवर्क है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये जो फ्रेमवर्क है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच का, ये पॉलिटिक्स को और इकोनॉमी को और इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं सोसाइटी में, उनको म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट देखती है। म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट देखती है का क्या मतलब है? म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट देखती है का मतलब ये है कि जो पॉलिटिक्स है और इकोनॉमिक्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। क्योंकि जो भी पॉलिटिक्स काम कर रही है वो इकोनॉमी को ही सपोर्ट करने के लिए काम कर रही है, और जो इकोनॉमी को चलाने वाले लोग हैं वो ही पॉलिटिक्स को भी चला रहे हैं। तो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी एक दूसरे के साथ म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड इस तरीके से है। इसके साथ साथ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो ये कहती है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के जो इंटरैक्शंस हैं वो आज की डेट में गवर्नेंस को, डेवलपमेंट को, और किस तरीके से सोसाइटी में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको बेसिकली डिजाइन करती है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच क्या कर रही है? पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच एक क्रिटिकल नजरिए से पॉलिटिक्स का और इकोनॉमी का और उनके स्ट्रक्चर्स का सिर्फ इंटरडिपेंडेंट इंटरैक्शन नहीं देख रही, बल्कि उस इंटरडिपेंडेंट इंटरैक्शन का इम्पैक्ट गवर्नेंस पे, सोसाइटी के डेवलपमेंट पे, किस तरीके से पावर सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, इस नजरिए पे भी देखती है। और लास्टली ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये रिजेक्ट करती अप्रोच द आइडिया दैट स्टेट इज एन इम्पार्शियल रूल मेकर। ये हमने अभी बात करी कि वो पूरे के पूरे इस आइडिया को रिजेक्ट करती है कि स्टेट जो है वो एक न्यूट्रल एंटिटी है। तो उस न्यूट्रल एंटिटी को हमने यहाँ पर क्या बोला? इम्पार्शियल रूल मेकर। क्योंकि वो कहती है कि स्टेट इज ऑलवेज पार्शियल, बायस्ड, इन फेवर ऑफ whom? फ्रॉम इन फेवर ऑफ द रिच क्लास, इन फेवर ऑफ द एलिट्स, इन फेवर ऑफ द बिजनेसेस। तो स्टेट इज नॉट impartial रूल मेकर, it is a partial entity. Being a partial entity, it will make rules in favor of the rich class businesses and the elites. तो ये पूरा का पूरा नजरिया है जिससे कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच पहली बात तो अपने आप के फाउंडेशन को यहाँ पर प्लेस करती है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच आज की डेट में ये एनालाइज करती है कि किस तरीके से सोसाइटी में रिसोर्सेज की ओनरशिप होगी। ये कहना तो गलत नहीं होगा कि वो ये चीज को ऑब्जर्व करती है कि किस तरीके से सोसाइटी में रिसोर्सेज की ओनरशिप होगी, किस तरीके से सोसाइटी में जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि किस तरीके से सोसाइटी में प्रोडक्शन की जाएगी, कितनी प्रोडक्शन की जाएगी, किस हिसाब से प्रोडक्शन को मैनेज किया जाएगा कंजम्पशन के हिसाब से। क्योंकि जब इकोनॉमी ही पॉलिटिक्स डिसाइड कर रही है, इकोनॉमी ही डिसाइड करेगी पॉलिसी, और पॉलिटिक्स में बैठे हुए लोग पॉलिसी बनाएंगे ही वो जो इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टर्स और बिग बिजनेसेस चाहते हैं, तो दोनों का मेल कैसा होगा? दोनों का मेल ऐसा होगा कि जब
इकोनॉमी बताएगी कि मुझे इतनी प्रोडक्शन करनी है क्योंकि ये कंजम्पशन करवानी है इकोनॉमी में, तो उसके लिए उस कंजम्पशन को फैसिलिटेट करने के लिए मुझे जो है पॉलिसी चाहिए। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच क्या यहाँ पर स्टडी कर रही है कि किस प्रकार से मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इन्फ्लुएंस होंगे, और इसके साथ साथ वो ये भी इन्फ्लुएंस कर रही है कैपिटल की अवेलेबिलिटी। क्योंकि अगर आज एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, बिग बिजनेस है, जो चाहता है कि पॉलिसीज मेरे हिसाब से मेरे स्पेसिफिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए बने, तो वो साथ में ये भी चाहेगा कि भाई जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी ओनरशिप किसके पास कितनी होनी चाहिए और प्रोडक्शन कितनी और कैसे होनी चाहिए। और उसके लिए मुझे जो कैपिटल की अवेलेबिलिटी है, सोसाइटी में जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है, वो कैसे डिसाइड होगी, उसकी पॉलिसी भी आज की डेट में पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के तहत बिजनेस ही डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर कहने का मेन मकसद क्या है? कहने का मेन मकसद ये है कि इन शॉर्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच ये कह रही है कि क्योंकि इकोनॉमी के एक्टर्स पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, और क्योंकि पॉलिसी जो बनती है वो इकोनॉमी के एक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए बनती है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि सोसाइटी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सोशल ऑर्डर भी इसी पे निर्भर करता है। सोसाइटी में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और जो सोशल ऑर्डर है वो भी इसी चीज पे निर्भर करता है। इकोनॉमी के एक्टर्स, बिग बिजनेसेस, रिच क्लास, एलीट क्लास जो है वो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेंगे। पॉलिसी जो इवेंचुअली पॉलिटिकल क्लास बनाएगी वो इकोनॉमी के एक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए बनाएगी। और क्योंकि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का इंटरेक्शन इस प्रकार का है, तो इस प्रकार के इंटरेक्शन से सोसाइटी में किस प्रकार की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और क्या सोशल ऑर्डर होगा, इन दोनों चीजों को अगर कोई एनालाइज करेगा, तो इन दोनों चीजों को एनालाइज करने के लिए आज हमें सोसाइटी में पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के इंटरेक्शन को देखना है। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच यहाँ पर यह भी कहती है कि सिर्फ पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के इंटरेक्शन से एक सोसाइटी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सोशल ऑर्डर नहीं आएगा, बल्कि ये सोसाइटी में स्टेबिलिटी, सोसाइटी का जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और साथ में सोशल ऑर्डर है, ये इन्फ्लुएंस करेगा ग्लोबल सोशल ऑर्डर को भी। तो यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अब आती है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच जो है वो स्टार्ट होती है डोमेस्टिक लेवल से और वो जाती है ग्लोबल लेवल पर। डोमेस्टिक लेवल पर वो कहती है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के इंटरेक्शन को पढ़ो, इससे डोमेस्टिक स्टेबिलिटी और सोशल ऑर्डर समझ आएगा। और यही आप ग्लोबल लेवल पर भी पढ़ो, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर भी अगर ग्लोबल स्टेबिलिटी है या नहीं है, वो भी डिपेंड करता है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का इंटरेक्शन ग्लोबल लेवल पर क्या हो रहा है। पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का ग्लोबल लेवल पर इंटरेक्शन क्या हो रहा है, यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच का ग्लोबल एस्पेक्ट और डोमेस्टिक एस्पेक्ट दोनों है। ये बेसिक चीज है। अब ये पूरी थ्योरी का जो प्रिमाइस है, प्रिमाइस मतलब कि जो उसका बेस है, बेस मतलब कि जो बेसिक फाउंडेशन है वो क्या है? बेसिक फाउंडेशन ये है कि पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये बेसिक प्रिमाइस अभी हमने समझ लिया। जितनी चर्चा अभी हमने करी उससे ये चीज तो क्लियर हो गई कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है उसका बेसिक फंडामेंटल ये है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को हम सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिटिक्स वही करती है जो इकोनॉमिक्स चाहती है, इकोनॉमिक्स जो चाहती है पॉलिटिक्स वैसे बिहेव करती है। इन दोनों के इंटरेक्शन से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सोशल ऑर्डर बनता है ग्लोबल लेवल पर भी और डोमेस्टिक लेवल पर भी। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब अपनी बन चुकी है।
लेकिन ये जो इसका बेसिक फाउंडेशन है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकती, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कहाँ से आया। तो ये जो आइडिया है ना कि पॉलिटिक्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इकोनॉमिक्स, ये आइडिया एक्चुअली कार्ल मार्क्स का है। ये थॉट कार्ल मार्क्स का है। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है, इस अप्रोच को इंस्पायर अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो वो है कार्ल मार्क्स। अब कैसे इंस्पायर किया उसने? कार्ल मार्क्स ने क्या बोला? कार्ल मार्क्स ने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोली कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, ये पहली बात तो उसने कहा कि दे आर डीपली कनेक्टेड टू ईच अदर। ये चीज तो अभी हमने समझ भी ली कि दे आर डीपली कनेक्टेड टू ईच अदर। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि देखो, देर इज एन इकोनॉमिक बेस। हर सोसाइटी में एक इकोनॉमिक बेस होता है। किसी भी सोसाइटी का जो बेस है, कार्ल मार्क्स कह रहा है कि वो होता है उसकी इकोनॉमी। और वो जो इकोनॉमी जो उसका बेस होता है, कार्ल मार्क्स कहता है कि उसको हम लोग कहते हैं कैपिटलिज्म। तो हर सोसाइटी का जो बेस है वो है कैपिटलिज्म। और ये जो बेस कैपिटलिज्म है, ये बेसिकली आज की डेट में शेप करता है सुपर स्ट्रक्चर को, जो उसके ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो बेस है जो कि बिल्डिंग की नींव है, नींव के ऊपर फ्लोर्स हैं। तो फ्लोर्स जो हैं उनको कौन इंस्पायर करता है? बिल्डिंग का बेस। तो कार्ल मार्क्स बोल रहा है कि आप इसको एक बिल्डिंग के नजरिए से देखो। एक बिल्डिंग है जिसका बेस है इकोनॉमी। उस इकोनॉमी का जो फीचर है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो बेस है, ये इंस्पायर करता है एक सुपर स्ट्रक्चर को। अभी सुपर स्ट्रक्चर पे क्या है, यानी कि इकोनॉमी के ऊपर क्या है जिसको बेस इंस्पायर करता है? तो यहां पर कार्ल मार्क्स कहता है कि हमारे लॉ है, यहां पर आइडियोलॉजी है, यहां पर एजुकेशन है, यहां पर रिलीजन है। यहां पर लॉ, आइडियोलॉजी, एजुकेशन, रिलीजन है। यानी कि इकोनॉमी जो है, यानी कि जो इकोनॉमी कैपिटलिज्म का बेस है, वो कैपिटलिज्म कंट्री के लॉ को भी इंस्पायर करता है। वो कैपिटलिज्म कंट्री की आइडियोलॉजी को भी इंस्पायर करता है। वो कैपिटलिज्म कंट्री के एजुकेशन को भी इंस्पायर करता है। वो कैपिटलिज्म रिलीजन को भी इंस्पायर करता है। और इस पूरे प्रोसेस में कार्ल मार्क्स कहता है कि जो स्टेट है वो न्यूट्रल नहीं है। वो न्यूट्रल क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेट जो है इस कॉन्टेक्स्ट में एक इंस्ट्रूमेंट है। किसका? डोमिनेंट क्लास का। स्टेट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। किसका? डोमिनेंट क्लास का। और डोमिनेंट क्लास जो है, जिसका इंस्ट्रूमेंट है स्टेट, उसको कार्ल मार्क्स कहता है कि इसको बोला जाता है बेसिकली बुर्जुआ क्लास। बुर्जुआ क्लास। तो स्टेट जो है वो डोमिनेंट क्लास का एक इंस्ट्रूमेंट है। डोमिनेंट क्लास जो है वो है बुर्जुआ क्लास। और डोमिनेंट क्लास कौन सी है? डोमिनेंट क्लास वो क्लास है जो इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। यानी कि डोमिनेंट क्लास कौन सी है? जो कैपिटलिज्म वाली है। और डोमिनेंट क्लास कहां पर है? वो बेस पर है। यानी कि जब बुर्जुआ क्लास का बेस बना हुआ है और स्टेट आज की डेट में न्यूट्रल नहीं है, बल्कि वो बुर्जुआ क्लास का एक इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि आप सोचने की कोशिश कीजिए कि इकोनॉमी एक बेस है। कार्ल मार्क्स कहता है कि किसी भी सोसाइटी को अगर आपको समझना है तो आप वहां पर उसके इकोनॉमिक सिस्टम को देखिए। अगर वहां पर इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिज्म है तो वो कैपिटलिज्म उस सोसाइटी का बेस है। वो कहता है कि कैपिटलिज्म जो है एक डोमिनेंट क्लास है, बुर्जुआ क्लास। क्योंकि ये क्लास
पूरे के पूरे सोसाइटी के इकोनॉमी के बेस को कंट्रोल करती है। ये जो बुर्जुआ क्लास, डोमिनेंट क्लास है, जो कि सोसाइटी के पूरे बेस को कंट्रोल करती है, ये वर्क करती है सुपर स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इसके ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर है जिसमें लॉ है, आइडियोलॉजी है, एजुकेशन है, रिलीजन है। और क्योंकि ये जो डोमिनेंट क्लास बुर्जुआ क्लास है, ये आज की डेट में सुपर स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करती है, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए ये अपने साथ एक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करती है कॉल्ड स्टेट। तो स्टेट न्यूट्रल एंटिटी नहीं है इस प्रोसेस में। स्टेट बना है कैपिटलिस्ट डोमिनेंट बुर्जुआ क्लास का एक इंस्ट्रूमेंट, जिसके तहत सुपर स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो स्टेट यहां पर इस नजरिए से है। तो स्टेट अगर एक कैपिटलिस्ट डोमिनेंट बुर्जुआ क्लास का इंस्ट्रूमेंट है, तो स्टेट का इंटरेस्ट क्या है? स्टेट का इंटरेस्ट है सिर्फ डोमिनेंट क्लास को सेवगार्ड करना। स्टेट का इंटरेस्ट है कैपिटलिज्म को सेवगार्ड करना। स्टेट का इंटरेस्ट है बुर्जुआ क्लास के इंटरेस्ट को सेवगार्ड करना। इस नजरिए से कार्ल मार्क्स कहता है कि हमें सोसाइटी को पहली बात तो देखना है कि हर एक सोसाइटी का बेस कैपिटलिस्ट क्लास, जिसको बुर्जुआ क्लास कहा जाता है, ये सोसाइटी की नींव है। ये नींव सोसाइटी के बाकी सारे सुपर स्ट्रक्चर्स जो उसके ओवर एंड अबव एग्जिस्ट करते हैं उनको इंस्पायर करती है। तो कोई भी अगर सोसाइटी में कानून बन रहा है, लॉ बन रहा है, तो वो इंस्पायर्ड है बुर्जुआ क्लास से। कानून बना कौन रहा है? स्टेट। स्टेट क्या है? एक न्यूट्रल एंटिटी नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट तरीके से कानून नहीं बना रही है। स्टेट बना रही है कानून टू सपोर्ट द बुर्जुआ क्लास। क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स बोलता है कि बुर्जुआ क्लास जो कि कैपिटलिस्ट क्लास बेस है, स्टेट उसी का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो स्टेट का इंटरेस्ट, उसका हितों में क्या है? उसी डोमिनेंट क्लास को सपोर्ट करना। स्टेट का इंटरेस्ट क्या है? बुर्जुआ क्लास को प्रोटेक्ट करना। स्टेट का इंटरेस्ट क्या है? कैपिटलिज्म को फ्लरिश करना ऑन बिहाफ ऑफ द बुर्जुआ क्लास। तो स्टेट इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मान लीजिए सुपर स्ट्रक्चर के तहत एक लॉ बनाता है, तो वो लॉ कैपिटलिज्म बेस बुर्जुआ को सपोर्ट करने के लिए बनता है। स्टेट अगर एक आइडियोलॉजी रखता है, तो वो आइडियोलॉजी भी बुर्जुआ क्लास को मदद करने के लिए होती है। स्टेट अगर एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, उसके लिए कोई कानून या पॉलिसी बनाता है, वो भी इवेंचुअली ऐसी होती है जो बुर्जुआ क्लास को इवेंचुअली मदद करती है। और जो सोसाइटी में रिलीजन होता है, वो भी बुर्जुआ क्लास के बेनिफिट के लिए ही सपोर्ट करके नर्चर किया जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में पहली बात तो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि सोसाइटी इस नजरिए से देखनी चाहिए। दूसरी चीज क्या कहता है कार्ल मार्क्स? वो कहता है कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं सोसाइटी में, वो बेसिकली क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, और इस प्रोडक्शन से प्रॉफिट कमाते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए उनको चाहिए होती है लेबर की आवश्यकता। तो कैपिटलिस्ट कौन है? बुर्जुआ है। बुर्जुआ को क्या चाहिए? लेबर। लेबर से क्या होगा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बना के कौन दे रहा है? लेबर। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि ये जो लेबर है, इसको बोला जाता है प्रोलिटेरियट। प्रोलिटेरियट। तो बुर्जुआ क्लास को प्रोलिटेरियट बोले तो लेबर क्लास की आवश्यकता है। बुर्जुआ जो है, यानी कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो प्रोडक्शन करने के लिए लेबर यानी कि प्रोलिटेरियट की मदद लेता है। इस मदद से वो प्रॉफिट कमाता है, और प्रॉफिट जितना होता है बुर्जुआ अपने पास रख लेता है। अब प्रॉफिट बना के जो दे रहा है, वो दे रहा है बेसिकली प्रोलेटेरिएट। पर प्रॉफिट का शेयरिंग बुर्जुआ जो है वो प्रोलेटेरिएट के साथ नहीं करता। तो इसकी वजह से क्या हो गया? बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट के बीच में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। बुर्जुआ क्लास के बीच में और जो लेबर क्लास, वर्किंग क्लास है, उसके बीच में हमेशा एक तनाव बना रहता है। और वो तनाव जो है वो एक स्ट्रगल है। स्ट्रगल ये है कि जो लेबर क्लास है यानी कि प्रोलेटेरिएट क्लास है,
वो बुर्जुआ से प्रॉफिट शेयर करने को बोलती है, और बुर्जुआ जो है वो प्रॉफिट शेयर करना प्रोलेटेरिएट के साथ चाहता नहीं है। तो इन दोनों के बीच में एक स्ट्रगल चलता रहता है। इस स्ट्रगल को बुर्जुआ क्लास के बीच में और प्रोलेटेरिएट क्लास के बीच में जो स्ट्रगल है उसको कार्ल मार्क्स क्लास स्ट्रगल बोलता है। और ये क्लास स्ट्रगल को कार्ल मार्क्स कहता है कि हिस्ट्री जो है पूरी, एक हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल ही है। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि हिस्ट्री ऑफ एनी सोसाइटी इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्या बोलता है? हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो ये चीज कार्ल मार्क्स ने पूरी बोली। तो कार्ल मार्क्स ने यहां पर पूरा का पूरा एक फाउंडेशन क्रिएट कर दिया कि एक कैपिटलिस्ट क्लास है बेस, उसको अपन लोग बुर्जुआ कहते हैं। ये जो बुर्जुआ है ये एक सुपर स्ट्रक्चर को इंस्पायर करता है, अफेक्ट करता है। उसको अफेक्ट करने के लिए उसको स्टेट की आवश्यकता होती है, तो वो स्टेट को न्यूट्रल नजरिए से नहीं देखता। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच का बेसिक प्रीमाइस ये है कि स्टेट इज नॉट न्यूट्रल। कार्ल मार्क्स के आइडिया से इंस्पायर होके आया। और स्टेट का काम क्या है? बुर्जुआ के इंटरेस्ट को फर्दर करना। तो स्टेट अगर आज की डेट में बुर्जुआ के इंटरेस्ट के लिए बना है तो स्टेट विल ऑलवेज अलाइन विद द बुर्जुआ क्लास। इसी रीजन से प्रोलेटेरिएट क्लास अलग है। प्रोलेटेरिएट क्लास बोले तो लेबर क्लास, वो सिर्फ एग्जिस्ट करता है बुर्जुआ के लिए प्रॉफिट बनाने के लिए। और बुर्जुआ क्या करता है कि प्रोलेटेरिएट का एक्सप्लॉइटेशन करता है, उससे ज्यादा काम करा करा के प्रॉफिट बनवाता है। उसको प्रॉफिट शेयर नहीं करता। शेयर ना करने की वजह से क्या होता है कि बुर्जुआ क्लास और प्रोलेटेरिएट क्लास के बीच में तनाव बना रहता है। और ये तनाव पूरी सोसाइटी का एक ऐतिहासिक फीचर है। सो हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, एंड द हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल इज द क्लास स्ट्रगल बिटवीन द बुर्जुआ एंड द प्रोलेटेरिएट। क्लास स्ट्रगल बिटवीन द बुर्जुआ एंड द प्रोलेटेरिएट इज बिटवीन प्रॉफिट शेयरिंग। तो ये तनाव हमेशा सोसाइटी में रहेगा। लेकिन इस पूरे तनाव के दौरान कार्ल मार्क्स का मानना यह है कि जो स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट है वो हमेशा बुर्जुआ क्लास के साथ ही जुड़ा रहेगा। स्टेट सिर्फ बुर्जुआ का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा। तो आई होप आपको ये जो बेसिक आइडिया था कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उसका बेसिक प्रीमाइस क्या है, वो आई बिलीव अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद अब आपको किसी भी चीज को समझने की डिफिकल्टी नहीं होगी। मैंने जैसा पहले भी आपको बताया, चीजों को कंसोलिडेट करके मेमोराइज करने में भी फोकस लगाइए अच्छे से, उसी पे ध्यान दीजिए। टू माय आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो चल रहा है जीएस को लेके हम लोगों का, ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमने जुलाई में स्टार्ट किया था। हमने जो क्लासेस उस प्रोग्राम में ली हैं, कई बच्चों को ये क्वेश्चन हो रहा था कि क्या हम उसको अभी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस प्रोग्राम को कभी भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है आपको आंसर का स्ट्रक्चर बताना जीएस के, और फिर आपको क्लास में प्रैक्टिस कराना। किसी कारण से यदि आपने जो है लाइव क्लास लगा के प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप उस सेशन को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। और फिर आपको असाइनमेंट दिया जाता है। आप उस असाइनमेंट को सॉल्व करके क्लास में जब आप सबमिट करते हैं तो मैं उसको पर्सनली इवेलुएट करता हूँ। तो पर्सनली इवेलुएट करने के बाद आपको वो स्ट्रक्चरल लेवल पर जो कमियां हैं वो इम्प्रूव करने का मौका देता हूँ। तो आप इस प्रोग्राम को कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, तो यू कैन सी दैट। तो आई होप कि जो भी लोगों को ये इशू आ रहा था, ईमेल कर करके आप पूछ रहे थे, वो इस पर्टिकुलर चीज से अब सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जीएस की आंसर राइटिंग अगर आपने मास्टर कर ली तो आपके जीएस के अंदर कहीं पर भी नंबर नहीं कटेंगे और आपको दिक्कत नहीं आएगी। और क्योंकि यहाँ पर मैं पर्सनली आपके आंसर्स को इवेलुएट भी करता हूँ, मंथली 5 आंसर्स को हर स्टूडेंट के, तो आपको वो जो क्रिटिकल लेवल पर स्ट्रक्चरल इश्यूज और चैलेंजेस हैं वो आपके दिन प्रतिदिन मीट हो रहे हैं।
और बच्चों के ड्रास्टिक लेवल पर इंप्रूवमेंट्स देखे गए हैं आंसर राइटिंग की एबिलिटी में। तो आप इस प्रोग्राम को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। और जिन बच्चों ने लेटर ज्वाइन किया है वो पुराने असाइनमेंट्स को भी करके अपलोड कर सकते हैं, उनका भी इवैल्यूएशन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे इसके साथ।